वैभवशाली भारत पूरी तरह से गुलामी के जंजीरों में जकड़ चुका था। वहां राणा प्रताप सिंह का पोता मुगलों का वैभवशाली जहांगीर बना। बाकी पंजाब, बिहार, बंगाल, गुजरात सभी प्रदेश अपना अस्तित्व खो गुलाम बन बैठे थे। इधर महाराष्ट्र में मुगल, आदिल शाह, फिरंगी, सिद्दी, कुतुब शाह जनता पर कहर ढा रहे थे। और इन सब कठिन परिस्थितियों में सह्यागिरी की वादियों में शिवबा अपने साथियों के साथ स्वराज्य की ओर रुख कर कृतिप्रवण होना स्वाभाविक था। शिवबा की देशभक्ति, स्वराज्य प्रेम अब साथियों के तन में लहू बनकर बहने लगा था। पर इन बड़ी बड़ी सेनाओं से सामना कैसे करे, यह प्रश्न बड़ा जटिल था। मातृभू को रिहा करने हेतु क्या किया जाए, इस पर रणनीति बन रही थी। शिवबा का विश्वास सह्यागिरी के पहाड़ों इतना बलशाली और आसमान के अस्तित्व इतना दृढ़ था। शिवबा की आई भवानी पर इतनी श्रद्धा थी कि वह मानता था स्वराज्य होना तो उसकी ही इच्छा है। मेरे हाथों आई सिर्फ यह शुभ कार्य कराना चाहती है। स्वराज्य की ओर अब हलचल करना जरूरी था। अपने पास एक शक्तिशाली किला हो, ऐसा शिवबा और उसके साथियों को लगने लगा। और फैसला हो गया। स्वराज्य तोरण चढ़ाने हेतु पहला किला चुना गया तोरणा। तोरणा किले से ही शुरुआत करने के पीछे दो कारण थे। एक, तोरणा बेशक स्थापत्य कला की मिसाल था। दूसरा, बादशाह का इस किले पर इतना ध्यान न था। सरदार, फौज, बारूद इनकी व्यवस्था बराबर न थी। बादशाह के इसी लापरवाही का फायदा उठाकर शिवबा और उसके साथियों ने इस बेसावत गढ़ पर धावा बोला और बड़ी चालाकी से तोरणा पर भगवा लहराया। हर हर महादेव के जयघोष से सह्यागिरी की गिरी शिखरों से स्वराज्य के रणसंग्राम का मानो प्रारंभ हुआ। महाराष्ट्र में जुलूम ढाने वाले सुल्तान शाही का कालबन अब स्वराज्य का आरंभ हुआ। तोरणा की अधिष्ठात्री देवता तोरणाजाई का आशीष मिला। तोरणा के तटबंदी का काम शुरू होते ही तोरणा के बुर्जों में धन से भरा कलश मिला। सभी में उत्साह की लहर उठी। किसी मावड़े के मन में उस धन को छूने की मंशा जगी नहीं, क्योंकि वे जानते थे यह स्वराज्य का धन है, महादेव और आई जगदम्बा का यह आशीर्वाद है। तोरणा के समीप ही बसा एक पहाड़ शिवबा को बार बार आकृष्ट कर रहा था। यह मुरुम्बदेव का पहाड़ स्वराज्य में जोड़ने की तैयारी शुरू हुई। बादशाह के लापरवाह सरदारों को यहाँ पर भी बुरे हाल मुंह की खानी पड़ी। तोरणा पर मिला धन मुरुम्बदेव किले पर खर्च कर उसे राजगढ़ में परावर्तित किया गया। बादशाह के दुर्लक्षित किलों पर एक के बाद एक शिवबा ने अपना हक जमाना शुरू किया, और वो भी इतनी चालाकी से कि उन्हें इसके लिए एक भी बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। इन किलों के स्वराज्य में आने से इर्द गिर्द का प्रदेश भी स्वराज्य में आ गया। स्वराज्य अब साकार हो रहा था। शाहजी राजे के बगावती लड़के शिवाजी ने कुछ मरहट्टों को साथ में लेकर बादशाह के किले अपने कब्जे में लिए। उन पर भगवा लहराया। यह खबर बादशाह के दक्खन बसे अधिकारियों तक पहुंची। गुलामी करते अपने सत्व को खो बैठे कुछ मराठा सरदारों ने ही स्वराज्य के खिलाफ फितूरी की, और वह आस्तीन के सांप थे बांदल देशमुख, केदारजी खोपड़े देशमुख। स्वराज्य के विरोधी भी हमारे मराठा सरदार ही बने, लेकिन इन सभी का गहरा असर स्वराज्य पर न हुआ। शिवबा ने फिर स्वराज्य विस्तार की तैयारी शुरू की। शत्रु को चारों खानों चित करने की नई नई योजनाएं बनने लगी। बादशाह के अधिकारियों ने विजापुर में खबर पहुंचाई, शाहजी भोसले का बेटा दक्खन में विद्रोह कर रहा है। दरबार में इस पर चर्चा हुई। घमंड में चूर बादशाह वक्त की नजाकत को न समझ इसे शिवबा की बचकाना हरकत समझ बैठा। तोरणा पर मिले धन से राजगढ़ स्वराज्य की राजधानी के रूप में साकार रहा था। फिर यही खबर बादशाह के वफादार सरदार मियां रहीम मोहम्मद ने विजापुर दरबार में पहुंचाने का काम किया। पर बादशाह उस समय कर्नाटक में बचे कुचे काफरों को लूटने, नष्ट करने में तुला हुआ था। उसका कर्नाटक की इस सफलता में शिवबा ने हथियाए किलों पर ध्यान ही नहीं गया। यहाँ मियां साहब बादशाह बड़ी फौज भेजेगा, इस गलत फहमी में दिन में सपने देख रहा था। पर दरबार ने शिवबा का साथ देने वाले सरदारों को सिर्फ चेतावनी देकर मामला ठंडा हुआ, और मियां रहीम हाथ मलते रह गया। बादशाह की चेतावनी से कुछ सरदार चिंतित जरूर हुए, पर शिवाजी राजे ने उन्हें समझाया। शिवबा का यह नया रूप देखकर सरदारों की निष्ठा बढ़ने लगी। स्वराज्य के प्रति प्रेम वे अब खुलकर जताने लगे। इस बीच वृद्धावस्था के कारण पंत दादोजी कोंडदेव की मृत्यु हुई। शिवबा पर श्रद्धा रखकर उनके साथियों को मार्गदर्शन करने वाला एक मर्द मराठा इस महाराष्ट्र के मिट्टी में विलीन हो गया। स्वराज्य वेदी पर ऐसे कई वीरों का बलिदान आगे होकर स्वराज्य का सपना साकार होने वाला था, लेकिन शिवबा को कठोर होना पड़ा। स्वराज्य का कामकाज यह साक्षात श्री कार्य था। यह याद रखते हुए शिवाजी राजे पंत स्वर्गवासी होने के बाद पूरे राजकाज की बागडोर खुद संभालने लगे। यह पालखी आगे ले जाने के हेतु एक एक कर स्वराज्य के प्रति निष्ठावान साथी उन्हें आकर मिल रहे थे। इधर दक्खन की जावली प्रदेश के चंद्रराव मोरे का देहांत हुआ। चंद्रराव यह किताब मोरे घराने को प्राप्त हुआ था। अब निपुत्रिक विधवा पत्नी के सामने बड़ी दुविधा थी।
इधर बादशाह के सरदार जावड़ी प्रदेश को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। इससे बचने हेतु दत्तक पुत्र को चंद्रराव गद्दी पर बिठाने हेतु उसने शिवाजी राजे से मदद मांगी। शिवाजी राजे ने बड़ी तत्परता से मदद कर वह प्रदेश मराठों के पास ही रहने दिया। यह दत्तक पुत्र 35 साल का था। इस मदद से दक्कन में जावड़ी के चंद्रराव ने भविष्य में स्वराज्य निर्माण हेतु हमेशा मदद करने का भरोसा जताया। उस समय राजा जी की उम्र सिर्फ 16 साल थी। इस उम्र में उन्होंने राजनीतिज्ञता की बड़ी पहचान दिखाई और अपना लोहा अच्छो से मनवाया। राजे जावड़ी से लौटे नहीं कि एक और मसला आद हमका। खबर आई कि मियाँ साहब की बदली शिरवल के कोंढाणा किले पर की गई है। मियाँ रहीम का कोंढाणा पर आना स्वराज्य के लिए खतरों से खाली न था। इस पहेली को अब कैसे सुलझाए? राजगढ़ के ईशान्य दिशा में केवल 6 कोस दूर यह कोंढाणागढ़। कोंढाणा को किसी भी हालत में स्वराज्य में लाना आवश्यक था। राजे ने यही विचार बापूजी मुदगल देशपांडे के सन्मुख रखा। कोंढाणा के हर पत्थर से बापूजी भली भांति परिचित थे। कोंढाणा जितना आसान काम न था। बापूजी ने इस आह्वान को स्वीकारा और आश्चर्य की बात ये कि किले के किलेदार को बड़ी बखूबी से अपनी ओर कर एक भी खून की बूंद न बहाते हुए कोंढाणा स्वराज्य सेवा में सम्मिलित हुआ। कोंढाणा पर भगवा परचम लहराया। मियाँ रहीम मोहम्मद कोंढाणा की तरफ रुख कर चुके थे। उन्हें रास्ते में ही खबर मिली कि भोसले के लड़के ने गढ़ ले लिया। बड़ी खफा मर्जी से उसे फिर शिरवल लौटना पड़ा। उसने यह खबर फिर से बीजापुर भेजी। वो और कर भी क्या सकता था। इसी दौरान शिवाजी राजे ने आकस्मिक रूप में शिरवल पर जहां मियाँ साहब थे वहीं पर धावा बोल दिया। शिरवल के साथ किले सुभान मंगल पर भी भगवा लहराने लगा। यह भगवा परचम देखकर मराठों के खून में स्वराज्य भक्ति का जोश उमड़ आता था। कोंढाणा, शिरवल और सुभान मंगल पर शाहजी के लड़के ने कब्जा किया, यह संदेश पाते ही बादशाह क्रोधित हुआ। इस विद्रोह को कुचलना बादशाह के लिए कठिन न था, लेकिन डर था शाहजी राजे का। यदि शाहजी के बेटे पर हमला किया तो शाहजी बंगलूर पूरे कर्नाटक में विद्रोह करेगा। एक बार शाहजी राजे ने पुणे में विद्रोह कर इसकी चमक दिखाई दी थी। इसी वजह से बादशाह चुप था। इसी दौरान बादशाह के प्यारे सरदार अफजल खान ने कर्नाटक से एक खुफिया खबर भेजी। शाहजी मराठों को परोक्ष अपरोक्ष मदद करता है। यह सुन बादशाह सख्ते में आ गया। इस समस्या पर हल दरबारियों से पूछने लगा। मुस्तफा खान और बाजी घोरपड़े, इन 2 सरदारों को शाहजी राजे की सफलता बड़ी खलती थी। उन्होंने शाहजी को गिरफ्तार कर शिवाजी पर तुरंत हमला करने की सलाह बादशाह को दी। शाहजी राजे को कैद करना, मगर कैसे? मुस्तफा खान ने इस जिम्मेदारी को खुशी से अपने कंधों पर लिया। उसे मदद करने मराठा सरदार बाजी घोरपड़े तैयार ही बैठा था। बादशाह के हुक्म से मुस्तफा खान कर्नाटक की ओर रुखसत हुआ। किसी को कानो कान खबर भी न होने दी। ईस्वीसन 17 जनवरी 1648 को मुस्तफा खान और बाजी घोरपड़े बीजापुर से जिंजी जाने के लिए निकल पड़े। यहाँ महाराष्ट्र में स्वराज्य निर्माण कार्य में शिवाजी राजे व्यग्र थे। स्वराज्य निर्माण एवं प्रसार हेतु नई रणनीतियां बनाने में राजे और उनके साथी दिन रात एक कर रहे थे। राजगढ़ स्वराज्य की राजधानी का निर्माण हो रहा था। शाहजी राजे के खिलाफ चली चाल से बेखबर महाराष्ट्र में शिवाजी राजे और कर्नाटक में शाहजी राजे अपने अपने कार्य में लीन थे। अगले तूफान का उन्हें अंदाजा न था। वैभवशाली भारत पूरी तरह से गुलामी के जंजीरों में जकड़ चुका था। वहां राणा प्रताप सिंह का पोता मुगलों का वैभवशाली जहांगीर बना। बाकी पंजाब, बिहार, बंगाल, गुजरात सभी प्रदेश अपना अस्तित्व खो गुलाम बन बैठे थे। इधर महाराष्ट्र में